हेलो बच्चों, वेलकम टू एसडब्ल्यू क्लासेस बाय शिवराज पांचाल। बच्चों, हम पहले ही 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने क्लास 9 के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए। आज जो है हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जो रहेगा आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ये बच्चों चैप्टर वहीं से शुरू होगा जहां से आपने क्लास 9 में चीजें छोड़ी थी। क्लास 9 में आपने दो तरीके के चेंजेस पढ़े होंगे। एक पढ़े होगा बच्चों फिजिकल चेंज और एक पढ़ा होगा आपने केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी बच्चों इन्हीं टॉपिक से होती है कि फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस है, और केमिकल चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो बच्चों चैप्टर जो है पूरा क्लास 9 से ही कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। तो हमने वहां पे पढ़ा कि किस तरीके से फिजिकल चेंज केमिकल चेंजेस से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कर्लिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना, वो किस में आएगा बच्चों? वो एक केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि बच्चों उसमें मिल्क की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। एक बार अगर दूध से दही बन गया तो आप दही से वापस दूध नहीं बना पाओ। इसका मतलब उसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो चुकी है। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वहां पे रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का सड़ जाना। तो बच्चों फ्रूट्स सड़ जाने के बाद भी आप उनसे वापस उनकी ओरिजिनल फॉर्म जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हमने किसी पेज को बस क्या कर दिया, सिंपली फाड़ दिया बच्चों, कोई पेपर है अपने पास, उसको हमने फाड़ा, तो उसमें वो किस तरीके का चेंज आएगा? वो एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, बिकॉज इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, ना उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, ओनली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल में हमने पढ़ा था बच्चों क्या, कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल करना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब किसमें आते थे बच्चों? फिजिकल चेंजेस में, बिकॉज इन दीज चेंजेस ओनली देयर फिजिकल स्टेट इज चेंज्ड। तो बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत इन्हीं दो टॉपिक से होगी। इसी से हम रिलेट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, देन केमिकल रिएक्शन से ही केमिकल इक्वेशन समझनी है, देन उसके बाद में डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है हमें इस चैप्टर में पढ़नी रहेगी। पहला चैप्टर है बच्चों सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपकी केमिस्ट्री के इसी चैप्टर से जुड़े हुए हैं। देन इसके बाद चैप्टर 2 है वो भी इसी से रिलेटेड रहेगा। चैप्टर 3, तीनों चैप्टर आपके केमिस्ट्री के 1, 2 और 3 जो है केमिकल इक्वेशन से भरे हुए हैं। तो ये चैप्टर आपके उन तीनों चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप चीजें मिस ना करें, चीजों को कंसेप्चुअली सीखने की कोशिश करें और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख पाओगे, आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके सीखना है चीजों, और क्लैरिटी रखनी है, कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। एक ही दिन में सब कुछ समेटने की कोशिश करोगे तो बच्चों कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगी। तो एक बार हम थोड़ा सा इन दोनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, कि केमिकल चेंजेस जो है वो फिजिकल चेंजेस से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं बच्चों। केमिकल चेंजेस के अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। क्या होता है बच्चों कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, जबकि केमिकल चेंज के अंदर पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है बच्चों, केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। ओके, कि भाई इसके अंदर सब्सटेंस की ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसके अंदर सब्सटेंस की पूरी के पूरा केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है बच्चों क्या, टीयरिंग ऑफ पेपर एंड बर्निंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर मतलब पेपर को सिंपली फाड़, तो इससे हुआ क्या, इससे ओनली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, उसकी शेप चेंज हुई है। लेकिन अगर हम उसको जलाए तो जलाने के बाद बच्चों क्या होगा, उससे एस बनेगी, जो कि क्या है, एक केमिकल चेंजेस होगा। ओके, तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस इन द फिजिकल चेंजेस, व्हाइल इन द केमिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन चेंज्ड। फिजिकल चेंजेस में बच्चों अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या होगा बच्चों, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्या होगा, नया सब्सटेंस, सॉरी, इज नॉट फॉर्म, इज नॉट फॉर्म। क्या होगा कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जबकि
केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बच्चों में आपको कोशिश करता हूं कि आप जैसे मैं चीजों को लिख के यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी चीजें लिख के ही सीखनी है। लिखी हुई चीज बच्चों लंबे समय तक याद रहती है, डाउट नहीं आते, आपको लैंग्वेज बनाना आता है। तो आप कभी भी कॉपी को ऐसे उठा के ओनली रीड ना करें, क्लास को देखो तो कॉपी पेन लेके देखना है ताकि चीजों को आप समझ सके। लिखना है उनको, ओनली पढ़ना और सुनना ही सफिशिएंट नहीं होता। तो एक हैबिट डेवलप करनी है कि चीजों को लिख के करना है सारा काम, इसलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ सारी चीजें। तो इसके अंदर नया सब्सटेंस नहीं बनेगा जबकि इसके अंदर नया सब्सटेंस बनेगा। ये एक टेम्पररी चेंज है। टेम्पररी चेंज, टेम्पररी चेंज का मतलब जो कुछ टाइम तक रहेगा। जैसे कि हमने क्या किया बच्चों, हमने वाटर को बॉईल किया, तो बॉईल करने के बाद हो सकता है या बोल सकते हो आइस को हमने बॉईल किया, तो आइस को बॉईल करने के बाद क्या होगा, वो वाटर में कन्वर्ट होगा। लेकिन वाटर को वापस अगर ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ टाइम तक क्या रहा, वो रहा चेंज। तो ये टेम्पररी होता है। जबकि केमिकल चेंज कैसे चेंजेस होते हैं बच्चों, परमानेंट चेंजेस होते हैं। परमानेंट चेंज, परमानेंट का मतलब कि एक बार चेंज हो गया सब्सटेंस तो वापस से आप ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बना पाओ। ओके, जैसे सिंपल एग्जांपल है कर्लिंग ऑफ मिल्क, कि मिल्क से दही बनाना आसान, दही से मिल्क बनाना आसान नहीं है, वो इसमें आएगा बच्चों। इसमें आप चीजें देख सकते हो और भी क्या चीजें देखनी बच्चों, एक चीज ये समझनी है कि इनके अंदर ओरिजिनल जो सब्सटेंस है कैन नॉट बी सॉरी कैन बी obtained by physical methods। ओके, फिजिकल मेथड, कि फिजिकल मेथड से आप ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हो, जबकि इसमें फिजिकल मेथड से आप उस सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते। किसमें, केमिकल चेंजेस में। इट मींस ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल मेथड्स, सिंपल फिजिकल मेथड। ओके, तो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बच्चों इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि केमिकल चेंज को ही एक तरीके से केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। भाई सब्सटेंस में केमिकल चेंज आया, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से जो सब्सटेंस आपका था उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। इसी को क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। तो एक बार आप इनको नोट करो, देन हम केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ना शुरू करेंगे। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, देखते हैं। तो आपको चीजें समझ में आई होगी कि फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जरूर वहां पे कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है चेंज हुई है सब्सटेंस की, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, इसीलिए उसको केमिकल रिएक्शन बोला है। तो डेफिनेशन ही आ जाती है बच्चों केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन है क्या, कि अगर आपके सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस है उसकी क्या हो जाए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। सिंपल वर्ड में बोले तो क्या बोलेंगे कि किसी भी केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है ना। कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है बच्चों, है ना। तो केमिकल चेंज रिएक्शन है क्या, कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, chemical change in which chemical properties of a substance change।
जिसके अंदर क्या हो जाती है, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में, है ना। ओके उनको हम देखेंगे आगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज है जिसके अंदर किसी भी केमिकल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल बता सकता हूं मैं आपको, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर। ओके, पेपर का बर्न हो जाना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यहाँ पे भी कुछ केमिकल चेंजेस हुआ, इसका मतलब ये भी कोई केमिकल रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलना, वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है बच्चों। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। कंबंशन, किसी चीज को जलाना, वो भी क्या है, केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि जलाने के बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है सब्सटेंस। ओके, बहुत सारे सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नया कंपाउंड बना लेंगे, तो कंबंशन हो गया। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको लिखे हैं कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज किसे कहेंगे। अब बच्चों होता क्या है कि ये तो थोड़े से आसान एग्जाम्पल्स है, कभी कभी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन इतनी बड़ी होती है कि उनको लिखना अपने लिए ऐसे वर्ड्स में लिखना, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बच्चों उस चीज को लिखा जाएगा कैसे, उस चीज को लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म। उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। उसके अंदर आपको क्या सीखना है कि कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुई है ना, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन हुई है इसका पता करने के लिए आप कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो देख सकते हो केमिकल रिएक्शन में। तो बच्चों अपनी हेडिंग है आगे, हेडिंग कह रहेगी देखो, ऑब्जर्वेशंस, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ओके, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे सकते हैं। तो देखो, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। पहला तो है बच्चों चेंज इन स्टेट, है ना। हो सकता है कि सब्सटेंस की स्टेट चेंज, है ना, क्या हो सकता है कि सब्सटेंस की इस स्टेट जो है वो चेंज हो जाए। जैसे एक एक्टिविटी है बच्चों, बुक में समझते हैं उसको इसी के थ्रू, शायद 1.1 है ना। मैं नंबर नहीं लिखूंगा बच्चों एक्टिविटी का, एक्टिविटी की हेडिंग लिख दूंगा ताकि आप पहचान पाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास, किसी के पास नई बुक्स है, किसी के पास पुरानी बुक्स है, तो क्या है कि मैच नहीं होती, एक्टिविटी का जो नंबर है वो मैच नहीं होता, किसी में कितने पेज नंबर पे, किसी में क्या है। तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी लिखूंगा सिंपल, यहाँ पे एक्टिविटी का नाम लिख दूंगा, आप मैच कर लेना बुक से एक बार। तो एक्टिविटी है बच्चों बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वेपर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वेपर। ओके, अभी बताता हूँ क्या है, डिस्कशन करते हैं, समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैग्नीशियम रिबन है, रिबन मतलब इतना सा पीस होता है बच्चा, है ना, मैग्नीशियम का रिबन के जैसा होगा। तो उस रिबन को जब जलाया जाता है तो उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। क्या कि जब मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम होगा उसके अंदर, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बच्चों क्या करते हैं, जलाते हैं, इट मींस हीट उसको देते हैं। क्या देते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हीट देते हैं तो पहले तो ये बच्चों सॉलिड स्टेट में था, अब ये चेंज होके व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर।
पहले सॉलिड स्टेट में है, बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट पाउडर में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन गया। जैसे हमने हीट कराया वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया कंपाउंड बन गया। ओके, नया कंपाउंड बना जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज, इसीलिए फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल। ओके, तो चेंज इन स्टेट हो सकती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी बच्चों, दूसरी चीज हो सकती है चेंज इन टेम्परेचर। क्या चीज हो सकती है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ओके, चेंज इन टेम्परेचर कैसे, इसके लिए भी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है बच्चों, एक्टिविटी अपने पास कि एडिंग पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड या आयोडाइड ले लो, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड टू द solution of lead nitrate। ओके बच्चों, अभी बस मैं आपको रिएक्शन बताऊं कि रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको रिएक्शन लिख के नहीं बता रहा हूं, ना मैं आपको इक्वेशन समझा रहा हूं, ना मैं बैलेंसिंग समझा रहा हूं, मैं आपको केमिकल रिएक्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं उनके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम्पल में पूछा जाता है बच्चों कि ऐसी केमिकल रिएक्शन बताओ जिसके अंदर टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो, है ना, तो वो चीजें आपको समझ। तो देखो कि एडिंग पोटेशियम आयोडाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ लेड, यानी कि बड़ा सिंपल सा है कि भाई पोटेशियम आयोडाइड में, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर जब आप लेड नाइट्रेट मिला देते हो तो बच्चों कुछ रिएक्शन होगी, है ना। रिएक्शन जब होगी तो नए कंपाउंड बनेगा। आपको अभी याद नहीं रखने, मैं बस लिख देता हूं एक बार कि नए कंपाउंड क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा एक, तो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ओके, तो जब ये रिएक्शन हम करवाते हैं तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हीट जो है वो इवोल्व होती है। आप जिस भी बीकर में इस रिएक्शन कर पाओगे उसके अंदर क्या होगा कि बीकर जो है गर्म हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जो है चेंज हो गया। पहले टेम्परेचर कम था, रिएक्शन के बाद में बीकर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। तो भी चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है आपके पास, ठीक है, समझ आएगा। पहला चेंज क्या, चेंज इन स्टेट, जिसके अंदर मैग्नीशियम रिबन को जलाया क्या बन गया, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से व्हाइट पाउडर हो गया। दूसरा पढ़ा हमने चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या करेंगे कि लेड आयोडाइड की रिएक्शन कराई हमने, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई थी पोटेशियम आयोडाइड से, तो क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, और उसमें बीकर जो है गर्म हो गया। तो ये भी किसका एग्जांपल है, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। बच्चों जरूरी नहीं आपकी ये एग्जांपल होगा, आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी है जिसमें टेम्परेचर जो है चेंज होता है, तो आप इसका अल्टरनेटिव वो रिएक्शंस भी देख सकते हो। ओके, फिर आता है कि और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिल सकता है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि किसी भी रिएक्शन में गैस इवोल्व हो सकती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या हो सकता है बच्चों, गैस इवोल्व हो सकती है। इसके लिए एक एग्जांपल हम समझते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होगा। तो एक एक्टिविटी है बच्चों अपने पास, एक्टिविटी क्या है, एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो केमिस्ट्री में केमिकल्स आएंगे, है ना, इनसे डरना नहीं। अभी भी बता रहा हूं आपको, डेली तीन चार रिएक्शन समझनी है, डेली 3-4 रिएक्शन याद करो। एक दिन में या 5 घंटे में या 2 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ लो, पॉसिबल नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लो, है ना। तो केमिस्ट्री में क्या है कि छोटी छोटी
केमिकल्स हैं, छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, उनको पकड़ो डेली थोड़ा थोड़ा, है ना। तो एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द है ना एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के दाने। ओके, तो जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब हमने लिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें से क्या मिला दिया बच्चों, उसके अंदर हमने मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन और उसके अंदर क्या बनेगा, उसके अंदर बनेगा एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना। क्या बनेगी, एक तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट। ये कैसे हो रही है रिएक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस आपको इतना सा याद रखना है कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करने पे क्या है, एक गैस बनती है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और चीज है बच्चों, एवोल्यूशन ऑफ गैस के अलावा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। गिव मी 1 सेकेंड। okay. अगला जो है चेंज वो पढ़ लेते हैं हम, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर चेंज भी जो है वो हो सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो होती है वो होती है, ये शायद इस चैप्टर में नहीं है पर फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, ये वाली चैप्टर नंबर 3 में है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है बच्चों, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद फेरस सल्फेट। ओके, कि फेरस सल्फेट की रिएक्शन अगर हम कॉपर से कराएं तो कलर कैसे चेंज होता है, आओ समझते हैं। कॉपर प्लस फेरस सॉरी थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों, है ना। रिएक्शन ऑफ फेरस यानी कि आयरन लिख लो, आयरन विद कॉपर, कॉपर कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करानी है आयरन से। तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट, एक्चुअली बच्चों कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन लेंगे वो ब्लू होता है। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब कराते हैं तो क्या होता है, एक तो बनता है अपने पास आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, तो जो सोल्यूशन बना नया वाला वो ग्रीन कलर का होगा, है ना, यानी कि कलर किसमें चेंज हो गया, ब्लू टू ग्रीन पे। तो ये किसका एग्जांपल है, चेंज इन कलर का। दोबारा बता देता हूँ कि आयरन की रिएक्शन अगर आप क्या कराओगे, कॉपर सल्फेट से कराओगे तो क्या होगा, सोल्यूशन का जो कलर है ब्लू टू ग्रीन चेंजेस हो जाता है। ओके, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन जो है आप किसी भी केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं। इन्हीं के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है और कोई गैस इवॉल्व हो सकता है। ओके, अभी हमने इन रिएक्शंस को बहुत शॉर्ट में पढ़ा है ना, एक कहते हैं ना कि एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ा। इन रिएक्शंस को, इन एक्टिविटीज को हम अच्छे से विद डायग्राम आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके,
यहां तक आपको समझ में आई चीजें? ठीक है, आ जाओ। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखना बहुत लेंदी होता है। तो हमने क्या किया, हमने केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, जैसे कि यहाँ पे दिख रही होगी एक इक्वेशन, है ना, कि इधर कुछ है और उधर कुछ बन गया, है ना। तो ये एक इक्वेशन होगी, जैसे मैथ्स में साइन ऑफ इक्वलिटी के राइट हैंड साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होती है, उसी तरीके से मैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीजें लिखी हुई है, राइट हैंड साइड में कुछ चीजें लिखी हुई है, तो इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो यहीं से हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन एक्चुअली है क्या। तो भाई केमिकल इक्वेशन एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को बताने का, शॉर्ट में प्रिसाइज मैनर में बताने का, ताकि टाइम वेस्ट कम हो, है ना। चलो, तो हेडिंग लिखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो भाई केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या है कि केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। केमिकल इक्वेशन बच्चों दो तरीके की होती है, एक होती है वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन कि जिसके अंदर जो सब्सटेंसेस है उनके क्या यूज किए जाएंगे? नेम यूज किए जाएंगे, है ना, कि इन विच substances are represented by their names। नाम के थ्रू हम लिखे, अभी बताया था एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल ले लो कि भाई मैग्नीशियम हो गया, कि रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराया, मतलब इसको बर्न कराया, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यही चीज क्या है? यही केमिकल इक्वेशन है, लेकिन किसमें? वर्ड की फॉर्म में। तो भाई वर्ड इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस है उनका नाम यूज किया जाए। ओके, अब देखो आपने इसमें क्या किया जाता है बच्चों, केमिकल इक्वेशन के अंदर जो चीजें कंबाइन हो रही है उनको एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और कंबाइन होने के बाद जो चीज बनी उसको एरो के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है उस एरो के ऊपर या नीचे लिखी जाएगी। सपोज करो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई टेम्परेचर होता तो हम यहाँ लिख देते, कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें मिलानी होती तो हम यहाँ पे लिख देते, है ना भाई। बहुत सारी चीजें ऐसी कि रिएक्शन होती नहीं, बहुत स्लो होती है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रिएक्शन में डालनी पड़ती है, जिनको कैटलिस्ट कहते हैं, पढ़ेंगे आगे। तो वो चीजें हम ऊपर लिखते हैं, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ठीक है। ये एरो का साइन किसको बताएगा? ये डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन को बताता है कि भाई रिएक्शन इधर से इधर चल रही है, उससे ये नहीं बना सकते आप। एक ही एरो लग रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मिला के आप वो बना सकते हैं, उससे ये नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है हम चीजें सीखेंगे आगे। वर्ड इक्वेशन हो गया, एक होता है बच्चों सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन में भी क्या करेंगे हम? इस चीज को और छोटा करें, है ना, प्रिसाइज वे में लिखेंगे इसको, कि इसके अंदर तो नाम यूज कर रहे थे, इसमें हम इनके सिंबल्स यूज करेंगे कि इन विच substances are represented by their symbol। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का सिंबल हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, Mg होता है। ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं। रिएक्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फॉर्मूले काम आ रहे हैं। जो हमने 2 दिन इन्वेस्ट किए हैं वो आपको यहाँ फायदा दे। भाई ये याद करना बहुत आसान,
क्या कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी। तो आप ये नहीं करोगे याद, आप ये वाली बात याद करोगे और इसका फॉर्मूला ये लिखोगे। ओके, अदरवाइज ऐसे में तो 50 रिएक्शन है, कितनी सारी याद कर लो, वर्ड्स में याद करना आसान होगा। ओके, तो ये दो तरीके की रिएक्शन है ना। अब ये रिएक्शन बच्चों अभी भी पूरी नहीं हुई, ये रिप्रेजेंटेशन कर दे, लेकिन ये कंप्लीटली बोल सकते हैं कि एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे कि इनकी फिजिकल स्टेट, भाई ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। गर्म कराया तो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भाई गर्म हो रही है चीज, है ना। तो इस इक्वेशन को थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ चीजें ऐड की जाती है। तो आगे एक नोट लिखते हैं, है ना। नोट क्या है, टू मेक अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द, दो वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। याद होंगे शायद आपको कि जो चीजें कंबाइन होती है उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो चीज बनती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। कि राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये 9th में भी पढ़ा था आपने, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। और अगर नहीं है याद तो करो याद। फिर रिएक्टेंट किसे बोलेंगे कि दो चीजें कंबाइन जो होती है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उसे क्या कहा जाएगा, रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो रिएक्शन के बाद बनेगी उसे प्रोडक्ट बोला जाएगा। ओके, अब ठीक है भाई, अब लिखना कैसे है तो देखो, अगर सॉलिड स्टेट है बच्चों किसी भी चीज की, तो उसके लिए आप स्मॉल एस लिखोगे ब्रैकेट में, ठीक है। उस सब्सटेंस के सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एस लिखना है। फॉर लिक्विड स्टेट के लिए सॉरी, लिक्विड स्टेट के लिए आपको स्मॉल एल लिखना है। गैसियस स्टेट के लिए बच्चों आपको स्मॉल जी लिखना है। ओके, और एक्वस सोल्यूशन हो अगर कहीं पे, एक्वस मतलब उसमें पानी मिला रखा हो, तो एक्वस के लिए ए स्मॉल क्यू लिखना है। एक चीज और काम आएगी बच्चों, एक चीज होती है जिसको कहते हैं पीपीटी। पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, है ना। लिख देते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के लिए आपको क्या सिंबल यूज करना है, कोई भी चीज बन रही है तो उसके साथ में आपको एरो लगाना है विद एरो हेडेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे नीचे की। पीपीटी क्या है कि पीपीटी एक इनसोल्युबल सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनता है। मतलब दो चीजों का आपने मिलाया तो एक ऐसी चीज बन गई जो टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके क्या हो गई, डिपोजिट हो, वो सॉल्यूशन में घुल नहीं रही, इनसोल्युबल है, तो उसको पीपीटी बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो क्या होगा कि उसके लिए एरो साइन लगाना है। ठीक है, एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल कंडीशंस required for the reaction are written above or below the arrow, एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों अपनी रिएक्शन कैसी है, ऐसी रिएक्शन है जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, कि रिएक्टेंट से आप बस प्रोडक्ट बना सकते हो, उन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बने। तो एक तरीके से वो रिएक्शन क्या है, उसको बोला जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है,
कैसी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल, रिवर्स मीन्स, और एक होती है बच्चों रिवर्सिबल, कि इससे ये बना है तो उससे ये भी बना सकते हैं, उसको रिवर्सिबल बोला जाए। वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि अगर रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, तो उसके लिए आपको ओनली बच्चों ऐसे ऐसा वाला एरो यूज करना है। अगर रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है तो ऐसा वाला सिंबल आपको वहां पे यूज करना। ओके, क्लियर है यहां तक सारा मामला? तो भी किसी भी रिएक्शन में उसको पूरा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कम से कम ये चीजें तो आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। और एक और चीज, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंसिंग का क्या मतलब है, वही आगे वाला टॉपिक हम पढ़ने, है ना, कि ये चीजें लिखने के बाद एक चीज मिस कि केमिकल इक्वेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, आ जाओ समझते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हम दो तरीके की पढ़ सकते हैं। जैसे एक है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है बैलेंस। पहले इसको समझ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। क्या मतलब है समझते हैं। मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, है ना, बहुत सिंपल वाली, H2 प्लस O2, बच्चे बच्चे को पता है क्या बनेगा, H2O। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ना, ये किसका एग्जांपल है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। क्यों है भाई, समझा दो। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर अब इसको हटाता हूं मैं ना, नीचे लिख, यहां लिख H2 प्लस O2 H2, है ना। ये कैसी है, अनबैलेंस है। क्यों है, तो डेफिनेशन सुनो। If the number of atom of each element in both reactant and product, reactants and product is not equal, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सारा समझ में कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हर एलिमेंट के एटम्स के जो नंबर है अगर वो बराबर नहीं हुए तो उसे अनबैलेंस बोला जाएगा। आ जाओ इधर, बात करते हैं इसके अंदर कि इसमें रिएक्टेंट की बात करें कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट, है ना, तो रिएक्टेंट में एक तो हाइड्रोजन है बच्चों, एक ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। भाई दो चीजों को मिलाया तो दो ही चीजों से रिलेटेड चीज बनेगी, कोई तीसरी चीज तो आ नहीं जाएगी। तो हाइड्रोजन में इधर अगर आप नंबर ऑफ एटम काउंट करोगे तो 2 है, इधर काउंट करोगे तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन में देखो इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है, इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ओनली 1 है, एक ऑक्सीजन एटम। तो ये कैसी के रिएक्शन हुई, अनबैलेंस्ड केमिकल, है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, स्केलेटन, ठीक है। अब सुन, इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर आप लिखते हो तो पूरे पूरे चांसेस है नंबर जो है कटेंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। कारण, रीजन क्या है, क्लास 9 का एक लो याद करो,
आपने एक रूल पढ़ा होगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें दो लॉज पढ़े आप, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का मास जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। बोल सकते हो कि मास को आप ना खत्म कर सकते हो ना बना सकते हो। अब मास है किस चीज का, हमने एटम की डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम। तो मास भी किसका होगा, एटम। यानी कि अगर एटम्स के नंबर ही बराबर नहीं है तो मास कहां से बराबर हो जाए। यानी कि अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी, जो कि केमिकली गलत माना जाएगा। इसीलिए हमें केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कराना पड़ेगा। तो अगली हेडिंग जो है बच्चों वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी कि इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट is equal, then it is called balanced chemical equation। कैसे करते हैं वो बात की बात है, पर मैं इसी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूं। कैसे, 2H2 प्लस O2 2H2। रिएक्शन वही है, मैंने बस कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई। अब आप जरा काउंट करो यहाँ पे, इसके अंदर मतलब ये सब क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या है बच्चों, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो भाई रूल क्या कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हर एलिमेंट के एटम बराबर होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के इधर कितने, हाइड्रोजन के आप देखोगे इधर 4 है, उधर भी कितने, 2 2 4, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 2। अब देखो ये ऑक्सीजन का एटम के साथ 2 भी मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन के एटम भी कितने हो गए 2। इसका क्या मतलब हुआ, 2H2O का मतलब हो गया कि H2O और H2O। तो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। तो अब ये रिएक्शन कैसी है बच्चों, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल है ना, ठीक है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ कुछ बातें ऐड करनी पड़ेगी। क्या बातें ऐड करेंगे, देखो इधर कि भाई हमने H2 मिलाया जो कि गैस है, O2 जो कि गैस है, तो बनेगा क्या, H2O, लिक्विड ले लो, ठीक है। तो ये होगी इनकी फिजिकल स्टेट, ये होगी बैलेंस स्टेट। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती तो इस एरो के ऊपर और नीचे हम लिख देते, है ना। तो आपको केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, इतना सा आइडिया आई होप लग चुका होगा। आगे जो है हम एक तरीका सीखेंगे जिसमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जो कैसी है अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। और बच्चों जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे कोशिश करोगे कि बैलेंस्ड ही लिखो, है ना। चांसेस रहते हैं अनबैलेंस में मार्क्स आपके कट सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक में या अगली क्लास में जो है हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद की टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन वो पढ़नी रहेगी। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है बच्चों जिनकी टाइप्स में समझ नहीं है, बुक में जितनी भी एक्टिविटी दे रखी है उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। इतना सा पढ़ो, समझो चीजों को, है ना। ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है ना। टाइम सफिशिएंट है, एक बार बेस मजबूत करोगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, तो आगे की जो है लंबी जर्नी आप ट्रेवल कर पाओ। ओके बच्चों, फॉर देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्टडी।